नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जैसा कि देख रहे हैं आप थंबनेल में, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास से स्टार्ट होकर के 10th क्लास में भी आता है और 11th और 12th में भी आता है। और अब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रायिकता से 1-2 क्वेश्चन बने ना। 101% प्रायिकता से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि नया क्रेज चल रहा है। नए नए क्वेश्चन आयोग के द्वारा रखे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो हर प्रकार की, खासकर पुलिस का है, एसएससी का है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, और जो भी टेट सुपर टेट के एग्ज़ाम होते हैं, डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर आते हैं, प्रायिकता से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हमें प्रायिकता के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रायिकता ये है क्या, प्रायिकता की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता जो होता है कि एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी संभावित घटना होती है जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि घटना घटित होगी या नहीं होगी। जैसे आप कह सकते हैं कि बरसात हो सकती है या नहीं हो सकती है। यदि आप किसी पेशेंट को अस्पताल में एडमिट करेंगे तो वहाँ संभावना ही व्यक्त की जा सकती है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। आप निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता है कि जो अस्पताल में पेशेंट एडमिट किया गया है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, संभावित रूप से ठीक हो जाएगा, ये बात रहती है। क्योंकि प्रायिकता के तहत किसी को भी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि ये घटना इस तरीके से घटित हो जाएगी। तो परिभाषा भी प्रायिकता की यही कहती है कि किसी घटना के घटने या ना घटने की प्रायिकता को, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें कि किसी भी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। क्यों? वहाँ पर हमें संभावना व्यक्त करता है कि संभावना लगता है कि ये घटना घटित हो जाएगी, आज बरसात हो जाएगी, आज बरसात हो सकती है, मरीज ठीक हो जाएगा, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हम एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्जैक्टली रूप से नहीं कोई कह सकता है कि वो पास हो जाएगा। पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। तो इसी संभावना को, जहाँ पर संभावना व्यक्त होती है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी सभी लोगों के। अब देखिए कि प्रायिकता की परिभाषा आपके सामने है, इसे आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। किसी घटना के घटित व न घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित व न घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज वर्षा हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जहाँ पर हम बात नहीं कह सकते, किसी का उत्तर एग्जैक्टली नहीं दे सकते हैं, वहाँ प्रायिकता होती है। यानी कि संभावित कर सकते हैं, संभावना प्रकट कर सकते हैं, तो उस जगह पर उसी मेथड को, उसके तहत, संभावना के तहत जो हम उत्तर देंगे उसे ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो परिभाषा। अब देखिए थोड़ा और आप समझ लीजिए, आपके सामने है, मतलब ये भी एक परिभाषा मानिए आप, ये भी एक परिभाषा ही मानिए। कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा सभी संभव परिणामों की संख्या का अनुपात हो सकता है, जबकि उनमें से प्रत्येक परिणाम घट सकता है। इसे PA से प्रदर्शित करेंगे।
आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखो। अब रही बात इसमें क्या बोलता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा सभी संभव परिणामों की संख्या का अनुपात होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सूत्र आप नोट करते जाएं। PA बराबर क्या लिखा है कि घटना के घटित यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, यानी कि सूत्र क्या है आपका कि P मतलब प्रायिकता के लिए है यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए है, A मतलब इवेंट यानी कि घटना के लिए है। जिस घटना के बारे में प्रायिकता पूछी जाए उसके बारे में आपको बताना है। तो घटना घटित भी हो सकती है, घटना नहीं भी घटित हो सकती है। घटना घटित के लिए भी पूछा जा सकता है, घटना न घटित होने के लिए भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा इसके लिए। जैसे तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी उसे हम लेंगे n, जो भी परिणाम होगा वो, और बटे में NS यानी कि प्रतिकूल परिणामों की संख्या के लिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, और ये जो सभी संभव परिणामों की संख्या होगी इनमें से कोई भी परिणाम घट सकता है, कोई भी परिणाम घट सकता है। तो उसके लिए समझ लें, इसे आप PA बराबर NA अपॉन NS। ठीक है, NS होता है सभी संभव परिणामों की संख्या, जबकि NA होगा अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो घटना घटित होगी उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरी बात, जैसे मैं आपको यहीं पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्लियर ये कर दूं कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, जैसे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आपका सिक्कों पर आ सकता है। एक सिक्का आपका उछाला जाएगा, ठीक है, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता पूछी जाएगी, या टेल आने की प्रायिकता पूछी जाएगी, या हेड ना आने की प्रायिकता पूछी जाएगी, या टेल ना आने की प्रायिकता पूछी जाएगी। कुछ भी वो पूछ सकता है। आपको कैसे निकालना है इस बात पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आपका पासे से आ सकता है कि पासे पर जब हम किसी एक पासे को उछालेंगे, जब हम एक पासे को उछालेंगे तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी। उसने कहा कि जब किसी भी पासे को उछाला जाता है तो उस पासे पर ऊपर का अंक सम संख्या आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे ताश की गड्डी से पूछा जा सकता है, थैले से कोई गेंद यादृच्छिकता उठाई जाएगी, यानी किसी भी टाइप से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको कैसे उत्तर देना है इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तहत मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है एक पासे को उछाला जाता है, उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से है कि एक पासे को जब उछाला जाता है तो उसमें सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो पासा होता है उसमें जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं। आप लोगों को पता होगा, पासा खेलते भी होंगे आप। पासा यानी कि जो लूडो खेला जाता है तो उसमें जो गोटी होती है घनाकार का,
जो घनाकार की आकृति की एक गोटी होती है, उस पर नंबर पॉइंट अंकित होते हैं। एक किसी पर 1 होता है, किसी पर 2 होता है, किसी पर 3 होता है, किसी पर 4 होता है, किसी पर 5 होता है, किसी पर 6 होता है, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे आपके घर का कमरा एक घनाकार में है, और घनाकार घन का आकृति आप लोगों को पता होगी कि जिस कमरे की या जिस किसी भी वस्तु की आकृति ऐसी हो जिसमें 6 पर्दे हों, 6 साइडें हों और उसकी 6 साइडें आपस में बराबर हों। तो जैसे एक कमरे है, कमरे में 6 दीवारें हो जाएंगी, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, और एक छत और एक फर्श, तो 6 फलक हो गए। तो ये 6 फलक उस घन में होते हैं और उस पासे के 6 साइडें बराबर होती हैं। तो जब उसे फेंकते हैं तो भाई कोई भी आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, ऊपर क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जब आप पासे को उछालेंगे तो जो संभावित परिणाम होंगे, सभी संभावित परिणाम होंगे भाई, सभी संभावित परिणाम जो घटित होंगे वो आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, मतलब सभी संभावित जो घटना घटित हो सकती है, इनमें से कोई हो सकती है। लेकिन उसने क्या पूछा है, अब इसकी संख्या क्या होगी? इसकी संख्या होगी टोटल, जो कुल संख्या होगी, कुल परिणामों की संख्या, या आप ऐसे लिख दो, कुल संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS। ठीक है, कितनी होगी? टोटल 1 से लेके 6 तक 6 होगी। भाई कोई एक ही पासा एक ही बार उछाला जा सकता है, तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। इसी तरीके से उसने पूछा क्या, एक पासे को जब उछाला जाता है तो सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक, तो सम अंक इसमें कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो घटना घटित होगी वो आपका A बराबर 2, 4 और 6। भाई यही तो सम है, इनमें से कोई आ सकता है। तो इसकी जब प्रायिकता पूछी जाएगी तो इसमें पूछा जाएगा जो अनुकूल परिणाम होंगे, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो इसे हम NA डिनोट कर सकते हैं, बराबर कितने हैं इसमें? 3। कितने घटित हो रहे? 1, 2, 3 अंक हैं सम, तो यहाँ 3 लेंगे। सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? PA बराबर NA बटे NS। ठीक है, तो NA हमारा कितना है? 3, NS कितना है हमारा? 6, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, आंसर आया 1/2। तो यही हमारी प्रायिकता हुई। अब इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या की या किसी भी परिणाम की जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच हो सकता है। ना तो 0 से छोटा होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या इनके बीच में कोई भी हो सकता है मान। और बीच का मतलब पॉइंटों में आ सकता है। जैसे अगर आप 1/2 को काटोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.5, और जो 0.5 है वो 0 और 1 के बीच का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब सही है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। यानी कि 0 इक्वल टू एंड लेस देन P, यानी कि प्रोबेबिलिटी, और 1 से लेस देन एंड इक्वल 1। तो इतनी बात याद रखो कि जो प्रोबेबिलिटी का मान निकल के आएगा, जो प्रायिकता का मान निकल के आएगा, वो या 0 होगा या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच का होगा। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, नोट कर लें इसे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगला टाइप है कि अभी तो मैंने बताया कि घटना घटित होने की प्रायिकता, अब मैं बताऊंगा घटना न घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लो कि घटना घटित होने की प्रायिकता के लिए मैंने ये नोट किया था, ठीक है। और घटना न घटित होने की प्रायिकता,
जब घटना ना घटित होने की प्रायिकता पूछे तो इतना फर्क होता है इसमें और इसमें कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता के लिए ये ऊपर का ये बार चिन्ह लगा देंगे ए पर, ठीक है, और ये दर्शाता है कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो इसका सूत्र आप निकालेंगे प्रतिकूल परिणामों की संख्या, प्रतिकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। यानी कि आंसर आपका क्या होगा, देखो ये मैंने किसके लिए अभी बताया था इससे पहले, घटना घटित होने की प्रायिकता के लिए, और ये घटना ना घटित होने की प्रायिकता के लिए बताया है कि प्रतिकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो इसे आप लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लें सभी लोग। अब रही बात एक चीज़ और यहीं पर कर लें कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर एक होता है। यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होगा, जो इन दोनों का सम होगा, वो एक होगा, एक से कम और ज़्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। अब इसी तहत अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, जैसे सबसे पहले आप इस पर फोकस करें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल में एक पासे को उछालने पर सम अंक न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक जब पासा उछाला जाता है तो सम अंक न आने की प्रायिकता, इस पर ध्यान दो। तो आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो आपको वो प्रतिदर्श समष्टि निकालना है जो पासे में संभावित घटना घटित हो सकती है। यदि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, भाई यही तो होते हैं उस पासे के अंक। पासे की प्रत्येक साइड पर यही तो अंक प्रदर्शित होते हैं। जब हम पासा उछालेंगे तो इनमें से कोई घटना घटित हो सकती है, कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है, ठीक है। और पूछा क्या है कि सम अंक न आने की प्रायिकता, तो सम 1, 2 और 3, ये 3 नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। तो ये 3 तो नहीं आएंगे, तो आप आएंगे कौन कौन से, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से कोई आ सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इस तरीके से, घटना ना घटित होने की प्रायिकता पूछी है। ये तो बात है कि सम अंक नहीं आएंगे, बाकी कुछ भी आ सकते हैं। तो 1, 2, 3, ये 3 नहीं आएंगे, तो उसमें आपका 3 ही बटे आएंगे कौन कौन से, 1, 2, 3, यही तीनों आएंगे। तो 3 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 6, काट दोगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, आंसर आया 1/2। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता। तो संभावित क्या है, प्रतिकूल परिणामों की संख्या। प्रतिकूल कौन कौन से, ये दोनों 3 हैं, ये तीनों सम हैं, ये नहीं आएंगे। तो इन तीनों का मान आपको क्या लगाना, कितनी बार है सम, 1, 2, 3 बार, 3 लिख देना है। टोटल कितने हैं आपके, 6, काट दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी का आगे क्वेश्चन देखो, समझ लो। आगे जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भैया मान दे रखा होगा आपके सामने कि घटना घटित होने का मान इतना है, ना घटित होने का मान पूछा गया है। तो जैसे तब उस जगह आप क्या करेंगे, पी ए बार, और ये जो प्लस का है उठ के उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि घटना ना घटित होने की वैल्यू दे रखी हो और इसकी पूछी गई हो, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 की तरफ। तो पी ए बराबर 1 माइनस पी ए नॉट। तो इन चीज़ों पर आप फोकस कर लें। ये तीनों आपके एक सूत्र के टाइप के हैं। कभी भी कोई भी वैल्यू अगर पूछी जा सकती है तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन इसी टाइप से एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो कुल संभावित कितनी घटनाएं घटित होंगी। तो आपको पता है कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक चित्त और एक पट्ट, यानी कि एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात क्या है, टोटल यानी कि कुल संभावित घटनाएं कितनी बार घटित हो सकती हैं, वो अगर आप निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे एक सिक्का जब उछाला जाएगा तो संभावित जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, एक सिक्का उछालने पर कुल संभावित परिणाम। एक सिक्का जब उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या होंगे, यस बराबर, याद रहे यस मतलब घटना घटित हो रही है, संभावित घटना घटित हो रही है, और ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर, जैसे आपने समुच्चय पढ़ा था, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कहाँ रखा था, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, यानी कि मझले ब्रैकेट के अंदर। तो जब सिक्का एक बार जब उछाला जाएगा तो जमीन पर जैसे ही सिक्का गिरेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि या चित्त आएगा या पट्ट आएगा। तो चित्त को हेड कहते हैं, पट्ट को टेल कहते हैं, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और हेड को शीर्ष भी बोला जाता है, याद रखिए, यानी कि चित्त को शीर्ष भी लिख के आ सकता है, शीर्ष आए या चित्त आए। ठीक है, या फिर हेड ही लिख के आ जाए। ठीक है, या फिर हेड ही लिख के आ जाए। तो तीन शब्द याद रखिएगा, शीर्ष आ सकता है, चित्त आ सकता है और हेड आ सकता है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो संभावित घटना इतनी बार घटित हो सकती है। और इसी में ये पूछ दिया जाए कि हेड यानी कि चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता आपने देखा कि कुल घटना दो बार से घटित हो सकती है, या तो चित्त आएगा या टेल मतलब पट्ट आएगा, यानी कि या हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसमें क्या आने की, चित्त यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो भैया हेड जब आएगा तो घटना घटित होगी, उसके लिए क्या, सिर्फ एक ही बार में ये चाहेगा। तो इसमें संभावित परिणामों की संख्या कितनी निकलेगी, एक, और इसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी निकलेगी, दो, क्यों, दो बार घटना घटित होगी। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी होगा NA/NS। ठीक है, तो इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, तो आंसर 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये तो बात रही, कोई एक सिक्का जब एक बार उछाला जाता है तो ये घटना घटित हो सकती है। अब यहीं पर दो सिक्के अगर उछाले जाएं तो क्या करना है वो देखो। देखो, दो सिक्के उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या होंगे। तो देखो, एक और चीज आपको बता दें कि जो कुल परिणाम होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं तो 2 पे पावर n लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुल संभावित परिणामों के लिए 2 पे पावर n। अब n वो बताता है कि सिक्कों की संख्या, और 2 वो चीज़ बताता है कि सिक्के के कितने पहलू हैं, जमीन पर गिरने पर वो किस कंडीशन पे आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो वो 2 इसलिए है, और n इसलिए है सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ सिक्कों की संख्या 2 है, तो n बराबर आप 2 लगाएंगे। ये तो 2 है और n की जगह पे 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो संभावित जो कुल संभावित परिणाम होंगे वो 4 होंगे। जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो कुल परिणाम यानी कि कुल संभावित परिणाम जो निकल के आएंगे वो 4 आएंगे। देखो, अब इसे निकालना कैसे, जैसे 2 बंदे खड़े कर दिए। ठीक है, एक बंदा पहला है, ये दूसरा बंदा है। जब ये बंदा अपना और ये दोनों सिक्के अपना लेके एक एक सिक्का उछालेंगे तो इस बंदे का जो सिक्का, याद रहे, और बहुत अच्छी ट्रिक है कि ये कितने हैं, 4 हैं। तो आप दूसरे यानी कि पीछे से
किधर, पीछे से, यानी कि राइट हैंड की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो 4 बार लिखेंगे इसके नीचे, और वो भी एक एक गैप करके, पहले हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, 4 हो गए। और दूसरे वाले में, यानी कि पहले वाले में एक एक का अंतराल लेके चलेंगे और दूसरे वाले में 2-2 का अंतराल है, जैसे एच एच फिर टेल और टेल। तो इसमें जो संभावित परिणाम निकल के आएंगे वो हो सकता है इसने उछाला हेड आया, इसने उछाला उसका भी हेड आ गया, तो एच एच हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे हो सकता है कि पहले वाले का हेड आए और दूसरे वाले का टेल आए, तो एच और टी हो जाएगा। हो सकता है पहले वाले का टेल आए और दूसरे वाले का हेड आए, तो यहाँ एच टी हो, वो टी एच हो जाएगा। और हो सकता है कि दोनों के टेल आ जाए, ठीक है। तो ये तो हुई कि टोटल जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो उनके संभावित परिणामों की संख्या, कि इतनी बार घटना घटित हो सकती है, ठीक है। अब क्या, अब यहीं पर वो क्वेश्चन पूछ देता है कि कम से कम एक चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता, भाई ध्यान देना कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर मात खा जाते हैं कि लिखा कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता या कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो मैं बता दूं, कभी भी गड़बड़ नहीं करिएगा। जब कम से कम एक चित्त, यानी कि कम से कम एक चित्त हो और ऊपर चाहे कितने भी चित्त हो, कम से कम यानी कि जहां हेड है 1 बार है या 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है, लेकिन यहाँ तो 2 ही हैं तो 2 ही बार होगी। तो कम से कम एक, तो वहां पर कम से कम एक से सारे ऊपर वाले काउंट करेंगे। तो आपका ये देखो यहाँ 2 है, इसे भी काउंट करना पड़ेगा, इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे। तो कम से कम जो एक हेड होगा उसमें संख्या कितनी है, 3। देखो इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार हेड है, लेकिन कम से कम एक है, तो 1, 2 और 3, इसमें भी हेड है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो संभावित परिणाम होंगे उसमें उसका जो घटना घटित होगी उसका क्या होगा, आपका एच और एच होगा, एच टी होगा और टी एच होगा, ठीक है। ये आपके परिणाम हो सकते हैं संभावित, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या ये होगी। अनुकूल परिणाम ये घटित हो सकते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 3, 1, 2 और 3। तो एन ए बराबर आपका होगा 3, ठीक है। इसकी प्रायिकता होगी पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा भैया, एन एस क्या है, इसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, तो 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ एन एस हमारा निकल के आएगा 4, रखो मान, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लें। आगे बात करते हैं कि अगर कभी भी 3 सिक्के की बात कर दे, वो 3 सिक्के की बात करते तो आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या 3 कर दे वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अगर सिक्के 3 हैं, उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने निकल के आएंगे, क्योंकि प्रायिकता में जो कुल संभावित परिणाम होंगे उसके बारे में अगर आप पता कर लेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, आसानी से आप लगा सकते हो। देखिए कुल परिणामों की संख्या, देखो 3 बंदे अब यहाँ 1, 2 और 3, तीनों को आप खड़ा करिए, तीनों के हाथ में एक एक सिक्का है, तीनों एक साथ उछालेंगे। तो मैंने बता दिया, देखो इसकी भी एक ट्रिक है, क्या करेंगे, पहले इधर से शुरुआत करेंगे। अब सिक्के कितने हो गए, 3, सिक्के के पहलू कितने, 2, सिक्कों की संख्या कितनी, 3, तो 2 पे पावर 3 बराबर 8। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी वो 8 होगी। कितनी हो गई, 8। तो देखो पहला व्यक्ति जो सिक्का उछालेगा उसे आप कैसे लिखना, पहले एच फिर टी, फिर एच फिर टी, यानी कि 8 बार आपको लिखना है। कितनी बार लिखना है, 8 बार,
ठीक है, और एक एक के अंतराल में लिखना। तो एच टी एच टी एच टी एच टी एच और टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। ठीक है भैया। अब दूसरे वाले में 2 2 का अंतराल रहेगा। तो पहले एच, फिर एच, फिर टी, फिर टी, फिर एच, फिर एच, टी और टी। ठीक है, आई बात समझ। यानी कि पहले वाले में 1 1 का अंतराल और दूसरे वाले में 2 2 का अंतराल, और तीसरे वाले में 4 4 का अंतराल। वो भी आपको बताएं, जैसे 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4। तो देखो 1 1 1 का अंतराल, 2 2 2 का अंतराल, और 3 2 पे पावर 2 यानी कि 4 4 में 4 4 का अंतराल। तो एच 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 एच, फिर टी 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 और टी, 4 4 का अंतराल। तो पहले वाली जो घटना घटित होगी वो आपकी निकलेगी एच एच और एच। ठीक, दूसरे वाली होगी हमारी एच एच टी, तीसरी वाली होगी एच टी एच, और चौथी होगी एच टी और टी, अगली होगी टी एच एच, फिर अगली होगी टी एच टी, और फिर अगली होगी टी टी और एच, फिर अगली लास्ट में टी टी टी। तो जो 3 सिक्के एक बार उछाले जाएंगे तो उनकी संभावित परिणामों की संख्या ये होगी, यानी कि संभावित परिणाम ये होंगे, और इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, तो इसे आप निकाल सकते हो एन एस बराबर 8। ठीक है, अब इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ये पूछ देता है कि बताइए कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता। देखो क्वेश्चन है कम से कम एक पट्ट, पट्ट मतलब टेल, आने की प्रायिकता। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। क्या कह रहा है कि कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता है। तो देखो जिसमें एक भी है पट्ट यानी कि टेल, तो उसे काउंट करना है, एक से ज़्यादा है तो उसे भी काउंट करना है। तो देखो भैया इसमें तो है नहीं टेल, यहाँ से सब में टेल है। देखो एक, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल। तो ये कह रहा है कि कम से कम एक टेल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम अगर एक टेल लिखा है तो आपको वो सारे काउंट करने हैं जिसमें एक से ज़्यादा भी टेल है। तो ठीक है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, इसे नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप वो जो घटना घटित होगी उनके परिणाम क्या होंगे वो नोट करो। देखो एच एच टी, इसमें टेल है, फिर एच टी एच, इसमें भी टेल है, फिर एच टी टी, इसमें भी टेल है, टी एच एच, इसमें भी टेल है, फिर टी एच टी, इसमें भी टेल है, और फिर टी टी एच, इसमें 2 बार टेल है, इसमें 3 बार टेल है। ठीक है, यानी कि कम से कम एक की बात आए तो एक वाला नहीं देखिएगा, एक भी हो, 2 भी हो, 2 से ज़्यादा है उसे भी काउंट करिएगा। तो कितने संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल जो संख्या हुई है वो आपकी परिणामों की संख्या हुई है 7। ठीक है, प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो ये 7/8 ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से कोई भी सिक्के या पासे की बात आती है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लें, आसानी से ये लग जाएगा। तो आई होप आप लोगों के ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसे आप अच्छे से पढ़ लें। और डीएलएड के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी आप एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो इसे आसानी से आप समझते चलें, थ्योरिकल पॉइंट समझते चलें। अगली हमारी वीडियो होगी पासे, एक पासे को उछालने पर, इसमें भी मैंने बता दिया अगर 2 पासे उछाले जाते हैं तो क्या करना है, कैसे निकालना है, उसका प्रतिदस्त
प्रतिदर्श समष्टि क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा, कुल जो संभावित परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे, उनके परिणाम कैसे निकालेंगे, ये अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।